हल का जो सिद्धांत है वो किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, ध्येय क्रमारोह से या सीखने की पुनर्व्याख्या से? अरे क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट। किसको कहते हैं? थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट क्लार्क हल के सिद्धांत को कहते हैं। इसी को हिंदी में हम कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी को हम याद रखेंगे हिंदी में कहते हैं आपके प्रबलन का सिद्धांत। इसी को हम हिंदी में याद रखेंगे विद्यार्थियों, इसी को हम हिंदी में सबलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, जो सीखने की व्याख्या के पुनर्बलन, प्रबलन, सबलीकरण से संबंधित है। आगे बढ़े, जीविका बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या कहता है, पूजा, ऋषि, यूवी राठौड़ बहुत बढ़िया, किरण, उर्मी, कृतिका, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? रूसो, फ्रोबेल, हर्बर्ट या जॉन लॉक? हमने पढ़ा सर किंडरगार्टन दो शब्दों से बना है, किंडर प्लस गार्डन। और किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? किंडर का मतलब होता है किड, गार्डन का मतलब होता है विद्यार्थियों गार्डन। गार्डन यानी क्या होता है? दिल, गार्डन गार्डन नहीं। बच्चा गार्डन में घूमता है और बच्चा बगीचे में घूमता है यानी उद्यान में घूमता है। कौन घूमता है? किड यानी कौन विद्यार्थियों? बालक। बालक जो है वो किसके समान है? बगीचे में खिलने वाले फूल के समान है। और ये फूल रूपी बालक पढ़ने के लिए किस बगीचे में आता है? विद्यालय में आता है। और इसी विद्यालय में जो माली है, वो माली कौन है? हमने कहा सर वो माली जो है वो माली शिक्षक है। तो याद रखना, इसीलिए विद्यार्थियों हम इस विधि को जो है, जो कि ऑगस्ट फ्रोबेल ने दी थी, ये विद्यार्थियों फ्रोबेल विधि, या इसी को हम बालोद्यान विधि, बाल उद्यान विधि या बालोद्यान विधि भी कहते हैं। याद रहेगा, जो कि 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है ऑगस्ट फ्रोबेल की विधि। डन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एलकेजी यूकेजी बिल्कुल सही है। अगला देखें क्या कहता है विद्यार्थियों, सवाल आपका अगला है कि शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? शिक्षा में महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायक होना। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट करके, राइट आंसर क्या होगा? हमने पढ़ा विद्यार्थियों, क्लास तो मैं लगभग सभी लेता हूँ। राजस्थानी छोरा बहुत बढ़िया बेटा, डिंपल बाफना बहुत बढ़िया, महेश आहारी बहुत बढ़िया। हमने कहा सर शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये किसी भी टीचर के लिए हेल्पफुल होता है, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाए जाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जानने में सहायक है। शिक्षक स्वयं की शिक्षण विधियों में सुधार कर सकता है, स्वयं को प्रभावी बना सकता है और विद्यार्थियों को अच्छे से समझा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है विद्यार्थियों, अगला सवाल आपका, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसने प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया था? संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत? कौन सा ऐसा सिद्धांत है विद्यार्थियों जिसमें हमने पढ़ा क्या है, जिसमें याद रखना कि जब रेस्पॉन्स दिया जाएगा, रेस्पॉन्स दिए जाने पर, प्रतिक्रिया दिए जाने पर पुनर्बलन देना है, रेस्पॉन्स दिए जाने पर पुनर्बलन देना है। और रेस्पॉन्स पर आधारित विद्यार्थियों स्टिमुलस देना है। पुनर्बलन किससे देना है? उद्दीपक से देना है। रेस्पॉन्स स्टिमुलस की ये थ्योरी किसने दी थी? रेस्पॉन्स स्टिमुलस की ये थ्योरी जो है इसी को हम कहते हैं आरएस थ्योरी। और यही आरएस थ्योरी या जिसको हम आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं, इसी को हम विद्यार्थियों याद रखना स्किनर का अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि आपके क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या है विद्यार्थियों सवाल, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया दी गई है? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति योग्यता, स्मृति योग्यता पृथक्करण, वर्गीकरण पृथक्करण, सामान्यकरण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति और कल्पना। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है, फिर हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमने कहा सर कंसेप्ट फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में चीजों को क्लासिफाई करना होता है, क्लासिफिकेशन के बाद उनको सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण करना होता है, एंड देन उनको जनरलाइज यानी उनका सामान्यकरण करना होता है, तब हमारे दिमाग में उसका कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। अगला देखो क्या विद्यार्थियों, एक बालक जो पढ़ने में क्या है विद्यार्थियों, पढ़ने में कमजोर है, अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, कौन सी रक्षात्मक युक्ति का उपयोग कर रहा है? उत्क्रमण रचना या फिर प्रक्षेपण या फिर दमन या फिर क्षतिपूर्ति? उत्क्रमण रचना का मतलब विपरीत प्रतिक्रिया, जिसको हमने पढ़ा था ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा। लेकिन यहाँ पर पढ़ने में खुद कमजोर है और दोषी किसको बता रहा है? अध्यापक को बता रहा है कि उसने पक्षपात किया है मेरे साथ। तो ये क्या है? ये है विद्यार्थियों अपनी गलती का दोष दूसरों पर डालना, जो हमने कहा क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला बढ़े, अगला देखो क्या कहता है।
अगला सवाल है विद्यार्थियों की, सृजनात्मकता एवं बुद्धि जो है इसके सह संबंध के बारे में कौन सा एक कथन जो है वो सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना ही अधिक क्रिएटिव होगा। बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही से मापन हो सकता है। सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मकता के परीक्षणों के लिए विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों सही है? तो ये सवाल आने से पहले मैं आपको क्रिएटिविटी के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि क्रिएटिविटी होने के लिए आपका आईक्यू आपके सामान्य बुद्धि से अधिक होना चाहिए, औसत से अधिक होना चाहिए। इसलिए हमने कहा सर हम यहाँ कहेंगे कि सृजनात्मकता होने के लिए प्रायः औसत से अधिक बुद्धि होनी जरूरी है। अच्छा, व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान है उतना अधिक सृजनात्मक है नहीं कह सकते हैं कि जिसका आईक्यू ज्यादा है वो क्रिएटिव होगा, नहीं। क्रिएटिविटी आईक्यू से नहीं होती, समस्याओं के अनेक समाधान से होती है। बुद्धि परीक्षणों का सृजनात्मकता, अरे बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि मापोगे, सृजनात्मकता से सृजनात्मकता मापोगे। बुद्धि परीक्षणों से सृजनात्मकता कैसे माप सकते हो? ये दोनों गलत हो गए। बुद्धि परीक्षण और सृजनात्मकता के परीक्षणों में विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंतर, टोटल डिफरेंस है। बुद्धि का तो फॉर्मूला था, सृजनात्मकता का फॉर्मूला नहीं है। तो यहां पर हमने कहा सर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या विद्यार्थी सवाल आपका, इनमें से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? जन्मजात, स्वाभाविक, सामाजिक, कृत्रिम, दैहिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वाभाविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। बताओ क्या है? हाँ, गैरेट द्वारा वर्गीकरण किस किस में किया गया? हमने पढ़ा सर गैरेट के द्वारा गैरेट के द्वारा अभिप्रेरकों या प्रेरकों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, जिसमें पहला है दैहिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, जिसको हम दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक भी कह सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया रामलाल मीना, बहुत बढ़िया। कक्षा में प्रेरणा युक्त यानी मोटिवेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए अध्यापक को कौन सा एक कार्य है जो नहीं करना चाहिए? कक्षा में प्रथम आने वाले बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देने चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाला बालक को प्रशंसा करके बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य की ओर स्पष्ट करना चाहिए। कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर यहाँ पर हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट अगर आपको मोटिवेशनल बनाना है तो आपको कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के लिए अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रशंसा किसकी करनी है? जो प्रतिभाशाली है, जो पढ़ने में अच्छा है, उसकी प्रशंसा करो। अब मंद बुद्धि कमजोर बालक की प्रशंसा क्यों करोगे आप? तो ये यहाँ पर हमको पूछा है कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो बाकी तीनों सही है, बाकी ये डी वाला हो जाएगा गलत। बी नहीं, डी यहाँ पर हमको पूछा है, गलत कौन सा? गलत पहचानो बेटा, है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सजा लाभदायक हो सकती है? जब बालक ये समझे कि सजा उसे नहीं बल्कि उसके गलत व्यवहार के कारण दी गई है, जब सजा सबके सामने दी जाए, जब अध्यापक बालक को स्वयं सजा न देकर प्रधानाध्यापक द्वारा सजा दिलाए, या जब बालक सत्ता का आदी हो जाए। हमने कहा सर हम यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सजा तब लाभदायक होगी जब एक बच्चे को यह समझ में आ जाए कि सजा उसे नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए गलत व्यवहार के कारण दी जा रही है, तब वो सजा लाभदायक होगी, बच्चे को समझ में आ जाए तो, है ना। आगे बढ़े, अगला देखो क्या विद्यार्थी सवाल आपका। अगले सवाल से पहले प्यारे विद्यार्थी, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर की, तो लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आया है मात्र 220 रुपए के नामांकन शुल्क में ये जीके यानी कि सामान्य ज्ञान की किताब, जिसमें आपके लिए दिए जा रहे हैं 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित हल। इसका यूट्यूब पर उपलब्ध करवाया जाएगा जल्दी। तो विद्यार्थियों इसको आज ही ऑर्डर करें अपने घर बैठे मात्र 220 रुपए के नामांकन शुल्क में, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर से। फिर मत कहना चूक गए। तो आगे बढ़े, इसी के साथ देखो अगला क्या कहता है विद्यार्थियों आपका सवाल। एक अध्यापक के द्वारा निरीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्नलिखित में से किस कारण से कठिन है? निरीक्षण के माध्यम से देखकर प्रतिभाशाली बालक का पता लगाना कैसे कठिन है? क्योंकि निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, निरीक्षण की प्रक्रिया बहुत कठिन है। निरीक्षण द्वारा भावनात्मक समस्या से ग्रस्त प्रतिभाशाली बालकों की पहचान अध्यापक द्वारा नहीं हो सकती। बालकों के व्यवहार का निरीक्षण कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। बताओ कौन सा ऐसा कारण है जो कठिनाई को दर्शाता है और कहता है कि प्रतिभाशाली बालक। हाँ जी, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे क्या? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। इनसे मैं कहूंगा ये सेम टू सेम नहीं, लेकिन इन टॉपिक्स है सवाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, चुनिंदा पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ जिससे बार बार सवाल आए। आप देखो थॉर्नडाइक स्किनर, उपलब्धि, अभिप्रेरणा के अलावा समायोजन को समायोजन, वो टॉपिक है जिनसे बार बार सवाल आ रहे हैं। तो जो मैंने 4 टॉपिक पढ़ ले हैं अभी, उनको तो अच्छे से पढ़ लेना, सवाल आएगा ही आएगा।
अधिगम स्थानांतरण से सवाल आएगा ही आएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चले, शिक्षा मनोविज्ञान से सवाल आएगा ही आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा, सी आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर क्या है कि निरीक्षण के द्वारा देखकर आप भावनात्मक समस्या से ग्रस्त अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी पहचान आप नहीं कर सकते हो अगर वो इमोशनली थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है तो, है ना। हाँ, देखकर पता नहीं लगा सकता, किसी के मन में नहीं जाग सकते हम। मनोवृत्तियों जो होती है विद्यार्थियों, मन की वृत्तियां, मेंटल सेटअप, उसके विकास के संबंध में कौन सा विकल्प एक जो है वो सही नहीं है, कौन सा नहीं है। मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। अध्यापक इसके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं। भावनात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर हम यहाँ कहेंगे कि मनोवृत्तियों के बारे में ये कहना कि ये वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। हमारा मेंटल सेटअप हमारे एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। अरे मनोवृत्ति, मेंटल सेटअप, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन जीतता हारता किससे है, आसपास के वातावरण से है। और ये कहना कि नहीं मनोवृत्ति तो वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वातावरण से प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच अक्कू, है ना। अगला सवाल देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सेल्फ कंसेप्ट यानी आत्म संप्रत्यय के विकास के संबंध में सही नहीं है। स्वस्थ आत्म संप्रत्यय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाए जाने में सहायक होता है। सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करता है। परिपक्वता और आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन सा एक कथन जो है विद्यार्थियों वो यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। तो हमने कहा सर देखो कि ये कहना कि हमारा सेल्फ कंसेप्ट और हमारी परिपक्वता में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आप जितने अधिक मैच्योर होगे उतना ही अधिक अच्छा आपका आत्म संप्रत्यय होगा। तो ये कथन यहाँ पर आत्म संप्रत्यय के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है। यह व्यक्ति के मन का अध्ययन है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, यह शिक्षाओं को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कौन सा ऐसा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है, कौन सा है। तो हमने कहा सर देखो शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के जुड़ जाने से संबंधित है। तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, इसीलिए विषय का नाम होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। 94 का डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मात्र 5 सवाल और रह गए बेटा, है ना। अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। बीएफ स्किनर, सीएल हल, ईएल थॉर्नडाइक, पावलोव। संबद्ध प्रतिक्रिया याद करो बेटा, संबद्ध प्रतिक्रिया, जब जब घंटी बजती है तब तब लार गिरती है। ये संबंधित प्रतिक्रिया जिसमें कुत्ता घंटी के साथ संबंधित होके अनुकूलित होके प्रतिक्रिया देता है, ये सिद्धांत किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था 1904 में। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थियों सवाल, कबीर के दोहे याद कर लेने पर एक बालक रहीम के दोहे याद कर लेता है और उसकी शक्ति में सुधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रमुख कारण किसका है, दोनों स्थितियों में समानता होने का, नकारात्मक स्थानांतरण का, शून्य स्थानांतरण का, या फिर सकारात्मक स्थानांतरण का। अरे हमको अच्छे से पता है रहीम हो या कबीर, दोनों के दोहे एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं क्योंकि दोनों ही अपने दोहों में अपना नाम का प्रयोग करते हैं। अरे कबीरा तेरे संसार में भांति भांति के लोग, ये डायलॉग हो गया। दूसरा देखो, रहीमन दागा प्रेम का, है ना। तो ये क्या है, ये बताता है कि रहीम के दोहों में रहीम का नाम आएगा, कबीर के दोहों में कबीर का। तो कभी कंफ्यूजन होने की वाली बात है ही नहीं। इसका मतलब ये अधिगम का जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, शून्य अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है। दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, कल्पना की सजीवता, या सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बताओ मानसिक विकास के साथ इनमें से कौन सा एक है जो कि संबंधित नहीं है। क्या बताओगे, हमने कहा सर मानसिक विकास के साथ दूसरों पर जो निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ये हमारे मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता मानसिक विकास से संबंधित है। कल्पना मानसिक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया जो है, सीखना भी एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। तो ए आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। अगला देखो क्या है, एरिक एरिक्सन के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत में दिए गए मनोसामाजिक विकास के स्तरों में से इनमें से कुछ उनसे संबंधित द्वंद्व के साथ नीचे दिए गए हैं। गलत कौन सा इनमें से,
जन्म से 1 वर्ष विश्वास बनाम अविश्वास, 4 से 5 वर्ष सत्यनिष्ठा बनाम निराश, 6 से 11 वर्ष परिश्रम बनाम हीनता, 12 से 18 वर्ष अभिज्ञान बनाम भूमिका संभ्रांति। बताओ क्या हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है विद्यार्थियों, देखो जन्म से 1 वर्ष की जो अवस्था है, कब से कब तक, जन्म से 1 या इसी को हम 1.5 भी मान सकते हैं। ये तो होती विद्यार्थी, याद रखना, विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास होती है। ठीक है। फिर विद्यार्थियों हमको पता है कि 1.5 से लेकर 3 वर्ष की जो अवस्था है, कहां से कहां, 1.5 से 3 वर्ष, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है विद्यार्थियों, याद रखेंगे क्या हमने पढ़ा था, 1.5 से 3 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें आती है उसके स्वायत्तता बनाम भूमिका संभ्रांति, माफ करना, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह आता है, शर्म या संदेह आता है। फिर विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, उसमें तो आता है पहल बनाम दोष। क्या आता है? पहल बनाम दोष। तो यहाँ पर पहल बनाम दोष दे रखा है, जबकि देखो मैंने आपको पढ़ाया 3 से 5 वर्ष पहल बनाम दोष, और ये 5 वर्ष तक गिरा है सत्य निष्ठा बनाम निराश, जो कि पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। बाकी सबके सब क्या है विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है। ए आंसर गलत हो चुका है लापी खाने वालों मेरे बच्चों, याद रखना 4 से 5 वर्ष वाला बी ऑप्शन सही होगा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। अगला देखो क्या कहता है विद्यार्थी, सवाल आपका, एक छोटे कद की जो लड़की है वो ऊंची हील के सैंडल या जूते पहनकर लंबा दिखना चाहती है, उसने निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति का उपयोग किया है? क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन, दमन या उत्क्रमणीयता। हमने पढ़ा सर ऊंची हील की माफ करना, ऊंची हील की सैंडल पहनकर लंबा दिखना चाहती है, कंपेंसेट करनी है वो अपनी लंबाई को अपने आर्टिफिशियल डिजायर से। तो जब व्यक्ति कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है जो वास्तविक है, और उसको बनावटी या आर्टिफिशियल या कृत्रिम इच्छाओं से पूरा करता है, तो ये क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति कहलाता है। अगला सवाल देखो क्या कहता है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसने बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत दिया था? वीने, स्पीयरमैन, थर्स्टन या थॉर्नडाइक। हमको पता है वीने ने तो कौन सा दिया था? एक तत्व का या एक कारक का सिद्धांत दिया था, एक तत्व एक कारक का। स्पीयरमैन ने दिया था विद्यार्थियों द्विकारक द्वितत्व का सिद्धांत दिया था, द्विकारक या द्वितत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जबकि विद्यार्थियों हमको पता है एच.एल. थर्स्टन ने तो किसका दिया था? समूह कारक का सिद्धांत दिया था। तो अब बचा कौन? बचा तो एक ही है जिसने बहुखंड का, बहुकारक का, बहुतत्व का सिद्धांत दिया है, वो है हमारे, याद रखेंगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे